हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वेक्टर। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है वेक्टर। तो चलिए हम यहाँ पे वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज क्या है, यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज को लेकर। तो चलिए स्केलर क्वांटिटीज थोड़ा समझते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन डिस्क्राइब physical quantities which can be described completely by its magnitude only। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर केवल मैग्नीट्यूड को लेकर बात करी जाए तो वो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी जो चलता है वो अलजेब्रिक मैथ्स के जैसा चलता है, जो अलजेब्रा में हम लोग मैथ्स यूज करते हैं। जैसे किसी संख्या को जोड़ना है तो वो होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटीज। और ये कैसे होगा? जैसे सपोज करें कि 5 + 3 तो इट बिकम्स 8। अब जैसे संख्या को जोड़ा जाता है वो अलजेब्रा मैथ्स होता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी जोड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें, जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटीज में आ रहा है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को लेकर। इसमें एग्जाम्पल क्या है वो भी लिख लीजिए आप। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये इस तरह का डिस्टेंस हम जानते हैं, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है? देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में ये बताऊं कि वेक्टर और स्केलर का है क्या कहानी। ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम वेक्टर कहते हैं, यही आप जानते होंगे अभी तक। लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिर्फ होने से वो वेक्टर नहीं है, उसके साथ एक और फैक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास दोनों है लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं है। जैसे करंट, अगर करंट की बात करें तो करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट फिर भी हम उसे वेक्टर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। अब ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है आप समझे। यहाँ पे अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करें तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वो होता है जो डायरेक्शन के साथ किसी भी चीज को जोड़ा जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इधर जा रहा है और कोई एक इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अभी अलग अलग है, उन दोनों को जोड़ना है विथ डायरेक्शन के साथ। तो अगर आप विथ डायरेक्शन के साथ जोड़ना जानते हैं तो इसका मतलब आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, उसी को कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एक एग्जांपल समझते हैं, वापस इस स्लाइड पे आएंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें मैं आपसे एक बॉडी ले लूं, यहाँ पे एक बॉडी है बना हुआ, देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए कि ये 2 kg का बॉडी है, ग्राउंड पे रखा हुआ है और इधर से एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहां से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर मैं बात पूछूं आपसे कि इस पे नंबर ऑफ टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ टोटल फोर्सेस कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 2, और मैं बोलूंगा टोटल फोर्सेस की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 20। 10 और 10 20। और मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे। नेट फोर्स और टोटल फोर्स में अंतर है। टोटल 2 फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, लेकिन जो नेट फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना लग रहा है। तो अगर आप ये समझ पाओ तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पे 0 है। हालांकि इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं बट फिर भी आप नेट रिजल्टेंट 0 कह रहे हैं। अगर मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आपने विथ डायरेक्शन के साथ जोड़ा है, यहाँ पे 10 न्यूटन इधर से और 10 न्यूटन इधर से विथ डायरेक्शन के साथ जोड़ा है, इसीलिए आप उसका नेट रिजल्टेंट 0 कह रहे हैं। इसी को कहते हैं वेक्टर को विथ डायरेक्शन के साथ जोड़ना। तो नॉर्मली जब सिंगल लाइन में होता है तब तो मतलब पैरेलल में होता है या एंटी पैरेलल होता है तब तो हम जानते हैं, लेकिन अगर कोई 30 डिग्री पे बना हुआ हो 2 वेक्टर, कोई 60 डिग्री पे बना हुआ हो, उसको कैसे डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे, इसी को हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे लॉ बनाते हैं और उसी के हिसाब से एडिंग करना सीखते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए यहाँ इसी का। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब इस पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पे आपने एक और 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो टोटल इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हैं 2, दोनों की वैल्यू टोटल कितनी है 20 न्यूटन।
लेकिन नेट इस पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे 2 kg लिख रहे हैं, नेट इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। कितना लग रहा है 20 न्यूटन। बहुत बढ़िया। तो ये बात आप समझ गए होंगे अब कि इसका जो एफ नेट या एफ रिजल्टेंट जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, जबकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने दोनों अपोजिट डायरेक्शन को देखा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के साथ आपने देखा तो ये वैल्यू क्या बोली आपने कि भैया 0 आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो एफ नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे 20 न्यूटन। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे चलते हैं। पिछली स्लाइड के अंदर में अगर हम लोग बात करें वापस से, और फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन हैज मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक जानते हैं हम लोग कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, जिसके पास डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर कहेंगे। लेकिन तीसरा फैक्टर भी होना चाहिए, केवल 2 पे ही नहीं कहेंगे। तीसरा फैक्टर क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, जिसमें वो वैल्यू कुछ इस तरह से रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे वेक्टर। जो ओबे फर्स्ट लॉ ऑफ, जैसे अगर मैं बात करूं कि जो लॉ को फॉलो करता है, ओबे द जो वेक्टर लॉ जो होता है उसको फॉलो करता है, वो 2 तरह से होता है। एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। 2 तरह से लॉ सिखाई जाती है जिससे आप ऐड कर सकते हैं किसी भी 2 वेक्टर को विथ डायरेक्शन के साथ। यस और नो? इसमें कौन कौन से होंगे, डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब एग्जाम्पल है वेक्टर का। अब मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये था कि भाई करंट तो दोनों रखता है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यहां पे ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, हालांकि इसके पास दोनों ही चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी हम उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। आगे ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनरल पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एरो के साथ होता है। ये जो एरो बना हुआ है इसके साथ हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आप सिंपल यहाँ पे एरो देते हैं, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे सिंपल एक एरो दे रहा हूँ तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसलिए होता है क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये इस पॉइंट के अंदर में यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग, ये जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और ये जो यहाँ पे एरो लगा हुआ है वो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है ये, यानी कि ये जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है और ये जो डायरेक्शन एरो दिया हुआ है वो डायरेक्शन है। इसी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसी वेक्टर में एक और बार मैं बना लेता हूं यहाँ पे, इसी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसी वेक्टर पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट को टेल पॉइंट कहा जाता है और इस पॉइंट को हेड पॉइंट कहते हैं, हेड पॉइंट कहते हैं, हेड पॉइंट कहते हैं। तो एक चीज समझना, वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक एरो देते हैं। तो एरो क्यों देते हैं, उस एरो में क्या ऐसी चीजें हैं, जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताता है, और जो एरो का जो ऐसे बना हुआ होता है वो साइन वो होता है डायरेक्शन के लिए, है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो। जैसे ये वाला भी बना हुआ था, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो लेंथ है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताता है। अगर मैं बात करूं वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का जो लेंथ है वो वेक्टर बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है वेक्टर बी के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या कहलाएगा, एक बार वापस देखते हैं, ये वाला कहलाता है लेंथ और यही है मैग्नीट्यूड इसका। और ये वाला इसका जो होता है वो डायरेक्शन कहलाता है। इसी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग बात करते हैं टेल पॉइंट, जो मैंने अभी आपको बात करी, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट को हेड पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है? एरो ऊपर में अगर हम किसी लिखकर टर्म को या फिजिकल क्वांटिटी से लिखकर ऊपर में हमने एरो दे दिया तो वो वेक्टर बन जाता है। वेक्टर का सिंबल फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलते हैं आगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे लेते हैं, तो पहले इसको समझिए
अगर आप किसी दो वेक्टर को एंगल ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको टेल टू टेल ज्वाइन करिए। सबसे पहले क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो अगर आप मान लीजिए कि मैं इसको टेल टू टेल ज्वाइन करता हूँ, सपोज करें इस वेक्टर को मैं टेल टू टेल ज्वाइन कर रहा हूँ। सपोज करें कि मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, और यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर। अगर मैं इसे टेल टू टेल ज्वाइन कर दूँ, सपोज करें कि मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये बना आपका, उसको स्लाइड करके मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये बन गया आपका वेक्टर ए। क्या इन दोनों के बीच में एंगल अभी दे रखा है ये वाला? तो आपके पास तो दो एंगल हो सकता है, एक ये वाला एंगल हो सकता है और एक ये वाला भी एंगल हो सकता है। तो किस एंगल को लेंगे? तो देखिए रूल क्या होता है, कभी भी किसी दो वेक्टर के बीच में जब आप एंगल निकालते हैं तो सबसे पहले उसको टेल टू टेल ज्वाइन करिए। पहली चीज है, सबसे पहले क्या करेंगे, टेल टू टेल ज्वाइन करिए। दूसरा, जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमेशा दो एंगल बनेगा, एक अंदर वाला यानी ये छोटा वाला और एक बाहर वाला। तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेंगे, हमेशा कौन सा लेंगे, स्मॉलर एंगल। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल ले रहे हैं तो हमेशा छोटा वाला एंगल और टेल टू टेल लेंगे। दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अगर आप हेड टू टेल लेंगे तो वो एंगल नहीं कहलाएगा। जैसे मैं अभी लिख के बताता हूँ आपको। सपोज करें कि मेरे पास एक वेक्टर है और यहाँ पे एक और वेक्टर ले लीजिए, कुछ इस तरह से दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ले लीजिए यहाँ पे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये वाला एंगल आपका वेक्टर का एंगल, वेक्टर के बीच का एंगल नहीं कहलाएगा, ना ही ये कहलाएगा, दोनों ही गलत है, क्योंकि आपने जो लिया वो हेड टू टेल लिया है। तो ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आपको वेक्टर लेना है तो हमेशा टेल टू टेल लेना है। तो क्या करना है, इसको स्लाइड करिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए और ये अब बन गया आपका वेक्टर। और अब इनके बीच में जो एंगल होगा ये थीटा, ये वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। यानी कि ये वाला नहीं लेना है और हमेशा टेल टू टेल वाला लेना है। बस दो चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस, अगर किसी भी वेक्टर को स्लाइड कर दिए या डिस्प्लेस कर दिए तो क्या उससे वेक्टर की वैल्यू बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं बदलेगा। कैसे, जरा समझते हैं। यहाँ पे एक और, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है ऐसा, इसको ऐसा ले लीजिए, ये वेक्टर है, और दूसरा एक वेक्टर है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर ये वाला और बी वेक्टर है ये वाला। अब मुझे इस वेक्टर को मैं स्लाइड कर रहा हूं, सपोज करें इस वेक्टर को मैं स्लाइड कर रहा हूं, यहां ले आया, तो क्या वेक्टर की वैल्यू बदल गई? बिल्कुल नहीं जी। वेक्टर की वैल्यू बदल गई क्या? बिल्कुल नहीं, जैसा है वैसे ही रहेगा। वेक्टर का वैल्यू नहीं बदलेगा। वेक्टर की वैल्यू कब बदल जाएगी? जब आप उसका मैग्नीट्यूड बदल दीजिए या फिर आप डायरेक्ट से बदल दीजिए, या तो इसका मैं जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कम ज्यादा कर दूं तो बदल जाएगा। अगर ये कम ज्यादा कर दूं तो बदल जाएगा, अदरवाइज ये नहीं बदलेगा कभी भी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड आप कम ज्यादा कर दो तो देखो, ये अगर मैं कम कर रहा हूं, अब अगर मैं छोड़ दूं तो ये वेक्टर बदल गया क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल गया। अब अगर आप सुनना, अगर मैं इसको स्विच कर दूं, चेंज कर दूं ऐसे कुछ एंगल में, तो ये एंगल बदलता जा रहा है। तो यस, अब ये वेक्टर बदल गया, अब ये वेक्टर बदल चुका है। यानी वेक्टर में दो चीज देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को स्लाइड कर रहे हैं, जैसे सपोज करें कि अगर मैं ये बात करूं कि ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, इसको स्लाइड करके वहां पे ले जाएं, तो क्या वेक्टर दोनों बदल जाएगा? नहीं, वही रहेगा। क्या ये वाला वेक्टर भी एंगल थीटा पे है? ये वाला भी वेक्टर थीटा एंगल पे है हॉरिजॉन्टल से, और ये वाला भी वेक्टर थीटा है हॉरिजॉन्टल एंगल से, ठीक है। तो दोनों के अगर मैं बात करूं तो दोनों वेक्टर इक्वल ही है। इसको हटा देता हूं, ये वाला पार्ट जो है ये हटा देता हूं, इसके ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे समझना है। तो ये वाला वेक्टर, ए वाला वेक्टर एंड बी वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर कैसा है? इक्वल वेक्टर होगा, सेम एंगल पे बना हुआ है। तो कभी भी किसी वेक्टर को स्लाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है। आगे चलते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक ऐसा वेक्टर जिसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज करें कि अगर मैं बात करूं
तो क्या ये यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया आपका। अब जरा सोचिए, क्या ये पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, यहीं से तो स्टार्ट किया है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। इसी को हम लोग पोलर वेक्टर कहेंगे, किसी का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा होगा। नेक्स्ट आगे, एक्सियल वेक्टर किसे कहेंगे, किसी एक्सिस के अबाउट कोई भी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो जो एक्सिस होगा वो उसका एक्सियल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे ए क्रॉस बी करते हैं तो सी आता है जो कि परपेंडिकुलर होता है ए बी से, है ना। तो जो सी वेक्टर है वो उन दोनों से परपेंडिकुलर है, यानी वो एक्सियल होगा उसके कंडीशन में। तो राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ते हैं, बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं पे बात कर सकते हैं इतना कि जो एक्सियल वेक्टर होता है वो होता है, इसका डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, दीज आर द वेक्टर विच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड स्क्रू रूल, थंब रूल, ये चीजें होती है, ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एक्सिस के अबाउट वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि कोई स्फीयर है, उसके बीच से अगर हम एक्सिस की कर दे, यानी सेंटर से जो क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक्सिस वेक्टर हो गया एक तरह का, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन रोटेशनल इफेक्ट को कर रहा है। तो ये रहा आपके पास दो कंडीशन है, इसको हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। आगे चलते हैं, इक्वल वेक्टर क्या है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होगा, जिसका मैग्नेट, ऐसे दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होंगे उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। ऐसे दो वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर को कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए हम इसे इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, दीज आर द वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शंस एंड इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तब हम उसे ए वेक्टर को, बी को इक्वल कहेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किसी भी दो वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम है तब वो पैरेलल वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर देखें, दीज आर द वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और डिफरेंट। तो ये पॉइंट को नोट कर लीजिए आप यहां तक, दीज आर द वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर मैं एंटी पैरेलल की बात करूं तो दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, दीज आर द वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड्स में बी इक्वल और डिफरेंट। ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में एंगल कैसा बनेगा, 180 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब किसी भी, कोई भी दो वेक्टर एक ही लाइन में हो, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, एक ही लाइन में होनी चाहिए। कोई भी दो वेक्टर अगर एक ही लाइन में है उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो सपोज करें कोई एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर, कोई दूसरा वेक्टर ऐसे दे रखा है इसी लाइन में, ऐसे ले लीजिए। तो कोई दोनों वेक्टर ये कैसे है, एक ही लाइन में है। या फिर अगर आप ऐसे ले लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ले लीजिए, तो आप देखो ये सब एक ही लाइन में है। ये 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 0 डिग्री बन रहा है। तो एक ही लाइन में जब अगर ऐसा हो तो उसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। सिंपल है। दीज आर द वेक्टर्स विच लाइज अलोंग द सेम लाइन। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए, दीज आर द वेक्टर्स लाइज इन द सेम लाइन। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जीरो और नल वेक्टर, जिसके मैग्नीट्यूड 0 हो लेकिन वो एक वेक्टर होगा, मतलब वो 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वेक्टर होगा। ऑल्दो हालांकि उसके मैग्नीट्यूड जो है वो 0 हो रहा है, बट फिर भी वो एक वेक्टर होगा। तो यहां पे लिखेंगे, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ जीरो वेक्टर।
उसका कोई मैग्नीट्यूड की कोई वैल्यू नहीं है, बट डायरेक्शन सेटिस्फाई कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो सकता है। जैसे आप मान लो कि अगर मैं ये बात करूं तो ये डॉट है, तो ये इसके मैग्नीट्यूड 0 होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नॉट सेटिस्फाइंग एनीथिंग एल्स। ये कोई आर्बिट्री होगा, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बट कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है कुछ डायरेक्शन का, ठीक है ना। तो उसको भी हम यहाँ पे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जीरो अगर किसी का आ रहा है तो वो वेक्टर हो सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वेक्टर होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट का मतलब हो गया 1, यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1, है ना। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आगे थोड़ा सा समझने से पहले मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड बना दिया, और जिसके पास कोई एक डायरेक्शन भी होता है जिसको हम लोग ए कैप कहेंगे। यही लिखते हैं वेक्टर के लिए। वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, ये वाला रहा केवल मैग्नीट्यूड और ये रहा डायरेक्शन। अगर कोई वेक्टर है, जैसे इसको हम कहेंगे वेक्टर ए है, वो वेक्टर ए है और इसके पास है, ये है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब यहां पे अगर मैं बोल दूं अगर इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, क्योंकि इसके पीछे 1 लिखा हुआ है तो यही होगा ना, चाहिए कि नहीं। तो ये क्या बच गया, ए कैप क्या है, डायरेक्शन है, किसका, इस ए वेक्टर का। तो ये भी एक तरह का वेक्टर बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वो डायरेक्शन होता है किसी भी वेक्टर के लिए। यानी कि अगर मैं बोल दूं किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो उसका वो यूनिट वेक्टर निकालना है, एक तरह से। क्लियर है। तो अब हम वापस आते हैं इस पॉइंट पर, फिर से डिस्कस करते हैं। सो अगर मैं बात करूं अ वेक्टर whose magnitude is 1 unit and points in a particular direction, जो डायरेक्शन होगा वो होगा किसी एक साइड में, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 यूनिट होगा। ये बात क्लियर है, यस और नो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या। आगे अगर मैं बात करूं वेक्टर को लेकर, ये नोटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है यूनिट वेक्टर का। अगर मैं यूनिट वेक्टर की इसकी बात करूं तो ये होगा वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या, यहां तक समझे। अगर मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। इसको भी थोड़ा समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि अगर मैंने यहां पे वेक्टर लिखा हुआ है ए मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, मुझे यहां पे यूनिट वेक्टर निकालनी है, मतलब डायरेक्शन निकालना है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। यस और नो। ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, हाँ कि ना। तो अगर मैं किसी वेक्टर में से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूं तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, डायरेक्शन। इसीलिए यहां पे ये लिखा हुआ है, यहां पे वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसको आप लिख लीजिए, ये पूरा जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये रहा वो सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बता रखा है, पूरा नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हम लोग अभी समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सपोज करें कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक वेक्टर है, वापस लेकर चलते हैं। सपोज करें कोई भी एक वेक्टर है, सपोज करें कि ये कोई वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी एक
तरीका है यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने का। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लीजिए कि आपको इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं वेक्टर को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्या है ये, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। क्या है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये यूनिट वेक्टर का पार्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर में सीखना क्या था, सीखना ये था कि भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। और अगर आप किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो बेसिकली वो यूनिट वेक्टर ही होता है डायरेक्शन। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये वाई है और यहाँ पे ए जेड है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इस तरह से निकालते हैं। ये रहा ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, तो यहाँ पे ए वाई एंड ए जेड हो रहेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में हम लोग जो कोऑर्डिनेट जानते हैं एक्स वाई जेड, उसमें जो आई कैप जे कैप होता है ना, वो डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस के लिए। ये डायरेक्शन है। जैसे हम जानते हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है, जेड एक्सिस इधर है, तो ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसमें जो आई कैप होता है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी वो एक्स वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस आई कैप है, इसका पॉजिटिव है, माइनस आई कैप होगा तो नेगेटिव होता, प्लस जे कैप है तो वाई कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और माइनस जे कैप होता तो नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जेड को अगर हम बात करें तो के कैप हो रहा है, प्लस के कैप, और माइनस जेड होता है तो माइनस के कैप का है। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की, आई जे के क्या है, एक तरह का डायरेक्शन है, इसी को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, आगे कोप्लानर वेक्टर। किसी भी प्लेन में अगर कोई दो वेक्टर है तो वो अगर प्लेन सेम होनी चाहिए तो वो क्या होगा, कोप्लानर वेक्टर। यहां पर देखेंगे दीज आर द वेक्टर विच ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन, उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये वाला y है, ये वाला x है और ये वाला z है। क्लियर है? x y z है। अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ये है एक AB वेक्टर और एक है AC वेक्टर। ये दोनों सेम प्लेन में है, और वो प्लेन कौन सा है, x और y के प्लेन में है। वो x और y के प्लेन में, ये प्लेन है x और y का, समझ पा रहे हैं? और वो है AC वेक्टर एंड AB वेक्टर, दोनों सेम प्लेन में है, और वो प्लेन है AC एंड AB वेक्टर। ये दो वेक्टर कौन से हैं, AC और AB, और कौन से प्लेन में है, X और Y प्लेन में है। तो हमेशा एक प्लेन में अगर हैं तो उसको हम लोग कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। आगे नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। जैसे आप यहां पे समझिए एक बार, सपोज करें कि यहां पे मान लीजिए ऐसा कुछ बना हुआ है। सपोज करें कि ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसके अपोजिट में एक और हमने वेक्टर बना दिया। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, इधर में हमने बना दिया तो क्या है, ए वेक्टर के अपोजिट क्या हो गया, बी वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जस्ट उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना, या फिर नेगेटिव कह सकते हैं। भाई इधर वाले को आपने पॉजिटिव कह दिया तो उधर वाला क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर में साइन होता है, डायरेक्शन होता है वो, कि पॉजिटिव है यानी कि इधर राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड, जो भी आप डिसाइड कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे इफ द वेक्टर ऑफ इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिवर्स, द साइन ऑफ वेक्टर गेट्स रिवर्स्ड। यानी कि ये जो वेक्टर है अगर आप उसको उल्टा कर देते हैं तो ये वेक्टर माइनस ऑफ, क्या बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, माइनस ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या। जो वे वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है
तो जो ए वेक्टर है उसी को उल्टा करके हमने लिख दिया, तो बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर, लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये लिखा जा सकता है, या ए वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर, एक ही बात है, ए वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ बी वेक्टर है या फिर बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ ए वेक्टर है, क्लियर है, क्योंकि अपोजिट साइन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस ऐड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि माइनस क्या बता रहा है कि ये दोनों अपोजिट में हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे अब क्वेश्चन एक आ रहा है, तो फटाफट एक बार क्वेश्चन आप ट्राई करिए। क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं, आपसे पूछा हुआ क्या है, इफ अ वेक्टर्स आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड आई कैप माइनस 3j कैप माइनस a कैप आर द इक्वल वेक्टर, अगर इक्वल वेक्टर है तो जरा देखिए आपको इसमें पता क्या करना है, a की वैल्यू पता करनी है, कैसे पता करेंगे उसको देखिए एक बार। मान लेते हैं कि ये वाला एक वेक्टर है, ये वाला एक वेक्टर है, लिख लेते हैं आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर उसको भी लिख लेते हैं, ये हमने मान लिया कि बी वेक्टर है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस ए कैप। अब जरा सोचिए अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो देखिए इनके कोएफिशिएंट जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो भी सेम हो रहा है, ये वाला ये सेम हो रही है, 3 -3 यहाँ है तो -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -a है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू को -5 कर दूँ तो काम अपना हो जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू को देखिए -5 कर दे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू को अगर आप माइनस रखो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले से ही माइनस है और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5 +5, तो जो इससे ऊपर वाले से मैच कर जाएगा। नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच करा रहे हैं, यहाँ 1 था यहाँ भी 1 था, -3 +5, यहाँ पे क्या रखेंगे -5 रखेंगे तो ये भी +5 तो ये हो गया a की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, चेक वेदर द वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट, बिल्कुल यूनिट वेक्टर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए क्या, अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, हाँ जी, तो इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या लेंगे यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो टर्म है वो मैग्नीट्यूड होता है, आई कैप से पहले वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, तो 1/√2 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका प्लस 1/√2 अगर मैं बात करूं तो वो ये है, तो 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2 का स्क्वायर, याद करिए मैंने मैग्नीट्यूड ऐसे ही बताया था आपको, एक बार वापस देखते हैं, ए आई कैप और प्लस बी जे कैप बता रहा होगा और इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ए जो है वो 1/√2 है और बी जो है वो 1/√2 है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा 1, तो यस ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। फाइंड करते हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, इसका एक यूनिट वेक्टर निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये एक वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, और मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना मतलब मुझे a कैप निकालना है। देखो यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई भी अगर वेक्टर लिखते हैं तो क्या उसके साथ में एक मैग्नीट्यूड होता है और इनटू में डायरेक्शन होता है, और जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो क्या डायरेक्शन ऐसा होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, क्या ऐसा ही लिखेंगे। अब अगर मैंने इसे ए वेक्टर कह रखा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, क्या इसका मैग्नीट्यूड ऐसा लिखेंगे √4 का स्क्वायर प्लस -3 लेंगे या 3 लेंगे, आप कुछ भी ले लो, -3 ही ले लो, +3 भी ले सकते हैं -3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो तब भी प्लस ही आएगा, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। इसके पहले क्या है 1 है वो, तो 1 का स्क्वायर, 0 मत ले लेना कि ये 0 है, 1 है वो, ठीक है। तो अब इसको करें, स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16 प्लस ये होगा 9 प्लस ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 26, 9 और 1 10 और 16, तो ये मिल गया 26, √26 होगा। तो क्या हम इसका डायरेक्शन निकाल पाएंगे,
चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ लिखे भैया। देखो ए कैप हमें निकालना था तो हमने वेक्टर ले लिया 4i कैप, वेक्टर लिख रहा हूँ ऊपर 3j कैप प्लस k कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड क्या है √26, ये हमने भाग कर दिया, ये हो गया भैया डायरेक्शन। क्लियर है, निकाल लिया यहाँ पे, सिंपल है। अगर आप समझ पाओ उसको कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है अपने को, अगर आपके पास ए वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर दे रखा है 24i कैप प्लस 7j कैप, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ओके, एक ऐसे वेक्टर के बारे में हमें पता लगाना है, आइए देखते हैं। एक ऐसे वेक्टर के बारे में पता लगाना है जो जिसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एज कंपेयर टू बी के बराबर है, और डायरेक्शन उसका ए के बराबर है इनटू डायरेक्शन यानी ए कैप। सी एक ऐसा वेक्टर है, क्योंकि हमें पता करना फाइंड द वेक्टर हैविंग उसका मैग्नीट्यूड सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड डायरेक्शन पैरेलल टू ए हो रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही करना है क्या, बिल्कुल सही बात है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ आई के पहले वाला जो कोफिशिएंट नंबर होता है उसका स्क्वायरिंग करते हैं, है ना, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करने में क्या होगा 576, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूं 49 तो कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो 9 6 15 7 4 11 1 12 और ये होगा 625। अगर मैं 625 की बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ओके, तो अगर मैं बात करूं बी का मैग्नीट्यूड मुझे मालूम चल चुका है 25 आ रहा है, अब मुझे ए कैप निकालना है। आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए कैप। ए कैप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं ए कैप निकालने के लिए क्या हम लोग वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड करते हैं, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप, क्या है 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो गया 5। कैसे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अंडर रूट करेंगे 16 और 9 करेंगे तो 25 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो गया डायरेक्शन इसका, ये आप इसको लिख लीजिए। अब मुझे मैग्नीट्यूड भी मालूम चल चुका है, डायरेक्शन भी मालूम चल चुका है, तो क्या हम यहाँ पे रख दें, अब सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना था 25, डायरेक्शन कितना था 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन में 5 सी वेक्टर इज इक्वल टू 20i कैप प्लस 15j कैप, ये इसका आंसर है। और ये कंप्लीट है इस तरह से क्वेश्चन का और आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ है तो बता दीजिए भैया, ठीक है। अरे जो समझ में नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, हाँ कि ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं, बी का स्क्वायर कर दिया हमने, बी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, डायरेक्शन पूछा था, इस तरह से निकाल दिया। चलिए आगे, आप चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। क्या कोई भी वेक्टर में अगर आप किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए, स्केलर संख्या होना चाहिए, क्या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या वो वेक्टर रहेगा फिर भी, यस डेफिनेटली वेक्टर रहेगा। सपोज करें कि मैं बात कर रहा हूं कि कोई एक वेक्टर है, समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, और आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी भी ये वेक्टर ही है,
लेकिन अब ये वेक्टर ए नहीं रहा, अब कोई नया वेक्टर बन चुका है, दैट इज कॉल्ड सी वेक्टर या बी वेक्टर। क्या वेक्टर ही रहेगा? ये बात सही है, लेकिन एग्जैक्ट वही वेक्टर रह जाएगा? नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड बदल गया है। तो अब इसका क्या होगा, वेक्टर की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, लेकिन हाँ ये बात सही है कि वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। अच्छा, अगर कोई वेक्टर है उससे हम डिवाइड कर दिए 3 से, तो क्या अभी भी वेक्टर है? हाँ जी, वेक्टर ही रहेगा। यस और नो? रहेगा वेक्टर ही, वैल्यू बदल सकती है, वेक्टर वो पार्ट बदल गया लेकिन रहेगा वेक्टर ही। तो चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड स्केलर m। मान लो कोई एक वेक्टर है a और उसका स्केलर टर्म है m, क्या होगा? इट गिव्स एम ए। अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए होगा। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? m एंड टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। पहले जो वेक्टर था उसमें m टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको कि पहले a था, इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्राइस ऑफ a हो गया, तो मैग्नीट्यूड उतने टाइम से बढ़ जाता है अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो। आगे, एंड विच इन द डायरेक्शन अपोजिट टू a अकॉर्डिंगली इफ द स्केलर संख्या इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये थोड़ा पार्ट समझाता हूं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट थोड़ा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपने कोई एक ए वेक्टर है, उससे कोई एक संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो -3 है, तो इसका मतलब क्या? आप जानते हैं कि वेक्टर में अब ये कंबाइंडली एक वेक्टर बन चुका है। कंबाइंडली क्या बन चुका है? वेक्टर। तो वेक्टर में माइनस का मतलब तो डायरेक्शन से होता है। माइनस का मतलब किससे होता है? डायरेक्शन से होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो 3a माइनस अगर लिखा हुआ है वेक्टर, इसका मतलब अगर पहले ये a वेक्टर ऐसा था, 3a वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो -3a वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये मतलब हुआ इसका। समझ आ रहा है क्या अच्छे से एकदम? अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई पॉजिटिव संख्या से, तो वो थ्राइस ऑफ a बन जाता है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन माइनस से करेंगे तो जो पहले था उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो डायरेक्ट ये एक तरह का डायरेक्शन होता है। खैर आगे चलते हैं। द डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय ए नॉन जीरो स्केलर फंक्शन या टर्म जो है वो m है। मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं एक नॉन जीरो स्केलर नंबर से, तो क्या देगा हमें? यहां पे वो देगा, ये भी एक तरह का वेक्टर ही बन जाएगा, है ना? यस और नो? प्रोडक्ट ऑफ a इंटू 1/m हो गया, है तो ये संख्या ही है ना, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया। जैसे समझो, मान लो कि ये वेक्टर था, उसमें हमने डिवाइड कर दिया m से, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1/m है, इनटू में वेक्टर है, लेकिन अभी भी प्रोडक्ट ही तो हो रहा है, इस बार 1/m हो रहा है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। इस टॉपिक का क्या मतलब था? इस टॉपिक से हमें क्या सीखना था? यह सीखना था कि अगर किसी वेक्टर में एक मल्टीप्लाई कर देने पे, स्केलर फंक्शन से, स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा, स्केलर नहीं बदलेगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या था कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी वो मीनिंग वही रहता है, मल्टीप्लाई ही रहता है, और तब भी उससे वेक्टर नहीं बदलेगा। वेक्टर नहीं बदले मतलब वेक्टर का वेक्टर ही रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड जरूर बदल जाएगा लेकिन वो वेक्टर ही रहेगा, वो कोई और नहीं बन जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? देखिए, टॉर्क के पास एक डायरेक्शन होता है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे स्केलर जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स होता है फाई, फाई होता है E डॉट A, ठीक है, ये इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे, सरफेस एरिया, एरिया जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अभी जैसे अभी तो वेक्टर में हम लोग को अभी इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन ये क्लास 12 में हमें ये बात
फर्स्ट चैप्टर में ही आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आता है कि जो फ्लक्स होता है, जैसे अभी हमने बात करी थी, तो फ्लक्स किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अबाउट होता है, ठीक है। तो एरिया वहां पे हम लोग को सिखाया जाता है कि एरिया कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, अगर आप ट्राई करें इसे तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक बार देखते हैं। फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के एडिशन पे जोड़ा जाए, इन दोनों को ऐड करने के बाद एक संख्या से, जो एक वेक्टर से जोड़ा जाए, जिसका रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर हो अलोंग वाई एक्सिस में, एक यूनिट वेक्टर हो अलोंग वाई एक्सिस में। तो थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं, यहां पे देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ये पार्ट समझते हैं। आपके पास दो वेक्टर दे रखा था, ठीक है, दो वेक्टर दे रखा था। कौन कौन वेक्टर दे रखा था, क्या वो यहां पे है आई कैप। एक सेकंड में थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूं आपको, समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर क्या दे रखा है, वेक्टर ले लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बात करते हैं। देखना बेटा ध्यान से, इन दोनों का ये एक वेक्टर ले लेते हैं और ये भी एक वेक्टर ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए वेक्टर आई कैप -3j कैप +2k कैप, ये ए वेक्टर था। अब हम लिखते हैं बी वेक्टर, बी वेक्टर को लिखते हैं 3i कैप +6j कैप -7k कैप। अब बोला हुआ ये है कि फाइंड द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, इन दोनों के ऐड होने पर, मान लो कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया और एक ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ते हैं जिसका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस आ रहा है। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4i कैप +3j कैप -5k कैप, यही आ रहा है। अब इन दोनों वेक्टर से एक ऐसे वेक्टर को जोड़ना है जिसका रिजल्टेड वाई एक्सिस आ रहा है, मतलब ये वेक्टर को मैं सी वेक्टर कह देता हूं। सुनना बेटा ध्यान से, क्या इन दोनों वेक्टर को जोड़ा, एक वैल्यू लेकर आ गए, वो है सी वेक्टर। सी वेक्टर के साथ क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे वैल्यू को जोड़नी है, एक ऐसे वेक्टर को जोड़नी है। मान लीजिए डी वेक्टर को जोड़ते हैं, सी को डी से जोड़ा तो हमारा रिजल्टेंट वाई यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस आ रहा है, यानी जे कैप आ रहा है। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, ये आना चाहिए। तो मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। तो क्या मैं डी ऐसे लिखने के बजाय ऐसा लिख दूं, क्या डी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप -c कैप, सी वेक्टर लिख सकता हूं। इसको उधर ले गया तो ये टर्म लिख दिया यहां पे। अब जे तो हम जानते हैं, अब सी वेक्टर यहां पे दे रखा है, तो करते हैं यहां पे जे कैप माइनस ब्रैकेट में सी वेक्टर लिख रहे हैं 4i कैप +3j कैप -5k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए यहां से अगर मैं बात करूं तो जे वाला जे से के साथ तो सॉल्व होगा, बाकी एज इट इज आएगा। तो -4i कैप, ये माइनस के साथ पूरा लिखा जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो पूरे माइनस साइन के साथ आएगा -4i कैप, और यहाँ पे +j है और यहाँ पे -3 है, तो ये हो गया -2j कैप और यहाँ पे +5k कैप। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है। ये वो वेक्टर है जिसको अगर इस संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट जे कैप आ जाएगा। इस संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगा। पक्की बात है। और चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, -4 -2 और +5। +5 कौन सा आ रहा है भाई, -2 -4 -2 और +5 के, पहला ही वाला आ रहा है ना। एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं है ना।
4 3 2 और 5 -7, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। हाँ जी ठीक है, तो फर्स्ट वाला ही ये यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सिंपल है। आगे नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप जानते हैं कि आई कैप वाला एक कॉफिशिएंट जो नंबर होता है उसको स्क्वायरिंग कर दो, आ जाएगा आंसर, कुछ करना ही नहीं है अपने को। तो क्या होगा इसका? √2 इसका आंसर होगा। 1 और 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दिए 2, तो √2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप इज, डायरेक्शन निकालना है, एक वेक्टर ले लीजिए आई कैप प्लस जे कैप, इसका डायरेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो ये वाला डायरेक्शन निकल जाएगा, जिसको आपसे ए कैप पूछा जा रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2, तो यही इसका आंसर है, खत्म, यही इसका आंसर है।